मतलब लोकसभा इलेक्शन के बाद के सारे चुनाव आप देखिए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे अब बिहार हो, सारी बीजेपी जीतने के बाद भी इनका फोकस क्लियर है कि अब वो बंगाल पर फोकस किया। जी देखिए, अंतर इसी में दिख जाता है कौन क्या जीतता है। हार के बाद भी राहुल गांधी जी कहां पे हैं किसी को पता नहीं, शायद विदेश में है, और जीत के बाद भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बिहार की बात के साथ साथ बंगाल की बात शुरू कर देते हैं। तो जो लाइफ में एफर्ट डालेगा रिजल्ट उसको ही मिलेगा। अगर आपकी लाइफ में एफर्ट वेकेशनिंग पे है, ट्रैवल पे है, तो आपकी बहुत अच्छी वो लाइफ हो सकती है, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ सकता है। पर अगर आपका काम देश के लिए काम करना है, सत्ता में रहने के लिए एफर्ट मारना है संगठन को और नेताओं को, इसमें एक थोड़ा सा आपको ये भी, आपने जो बात कही कि जो एफर्ट डालेगा रिजल्ट उसी को मिलेगा, लेकिन एफर्ट में भी जो है ना आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। अब राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है कि वो ड्राइवर की सीट पे बैठे हैं कांग्रेस की गाड़ी के, उन्होंने ब्रेक दबा रखा है और पीछे से सबको कह रहे हैं धक्का मारो, तो गाड़ी बढ़ेगी कैसे? एफर्ट पूरा है, कार्यकर्ता लगा रहा है एफर्ट, लेकिन राहुल गांधी ब्रेक पे से पैर ही नहीं हटा रहे। नहीं, पर जो नेतृत्व का एफर्ट नहीं है ना, और एफर्ट क्या है? एफर्ट सिर्फ ये है कि हमने पार्टी पे अपनी कमांड रखनी है। अगर आप पार्टी में रिजाइन कीजिए, पार्टी से बाहर जाइए, नई लीडरशिप लाइए। देश में एक अच्छा विपक्ष जरूरी है। जब देश ने बार बार आपको रिजेक्ट कर दिया, पर आप एग्जिट मारने से ना कर रहे हैं, तो पार्टी का यही हाल होगा। आपकी टायर पंचर है, गाड़ी चली नहीं सकती है। दूसरी तरफ वो एफर्ट मार रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है और काम हो रहा है। और सबसे जो पहले बात करना था, बहुत अच्छी बात जो है, क्योंकि अब नेशनल सिक्योरिटी पे जो ये बहुत डेंजरस नैरेटिव बना रहे थे कि बिहार चुनाव से एक दिन पहले ब्लास्ट हुआ सेकेंड राउंड से, इतनी बड़ी जीत के बाद कम से कम इनको वहां पे तो माफी मांगनी चाहिए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, टेररिस्ट को डिफेंड करने के लिए अब कोई नया ग्राउंड ले आएंगे। देखिए, ये बड़ी चीज है। अभी 243 सीटों के रुझान 10.5 हो गया है। ईवीएम के भी बहुत सारे रुझान आ रहे हैं और उसमें एनडीए 174 पे पहुंचा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू 75 सीट पे हैं। 101 पे लड़े, मतलब ऑलमोस्ट इनका स्ट्राइक रेट 74-75% का है दोनों पार्टी का। और अगर आप उधर दूसरी तरफ देखिए, आरजेडी ऑलमोस्ट 145 सीट पे लड़ी, 50 सीट जीत रही। कांग्रेस जो है वो 55-56 शायद लड़ी, 11 जीत रही है। इन लोगों का स्ट्राइक रेट आप देखिए, ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। अब देखिए, एक बात बताइए, आप ग्राउंड पे गए, मुझे ये बताइए, ये जो 2-4 चीजें हैं, एक तो वोट चोर गद्दी छोड़, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र मोदी को मां की गाली, छठी मैया का अपमान, ये सब का भी इंपैक्ट आपको लगता है इन नतीजों पर है? देखिए, वोट चोर का तो वहां निगेटिव इंपैक्ट हुआ, वही कह रहा हूं। मैंने वोट चोर चूंकि मुद्दा नहीं था, एक आदमी निकल के आया नहीं कहने कि हमारा वोट कटा है, तो लोगों में थोड़ा रिएक्शन था। बल्कि यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहीं इसको मुद्दा ही नहीं बनाया, जमीन पर नहीं था। तो कई बार जो मुद्दे नहीं होते हैं, जब उसको आप मुद्दे बनाते हैं तो उसका भी थोड़ा रिएक्शन होता है। दूसरी बीच में अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। दूसरे टीवी पे जा रहे हैं, वहां भी यही बोलेंगे? नहीं, यही बोलूंगा मैं जो बोल के जा रहा हूं। टीवी दूसरा होगा, लाइन यही होगी। नहीं, देखिए, अगर छठ की बात है तो नकली नदी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार ने बनाई, उन्होंने किया। प्लीज मैं बस खत्म कर रहा हूं। रहा सवाल अपमानकार बिहार का, तो ये स्क्रिप्ट चुनाव आयोग के द्वारा लिखी हुई है, देश की सरकार द्वारा। सरकार से सीढ़ियां हैं उनके पास, कहीं भाग के नहीं आ सकते, पहले से ही तय स्क्रिप्ट है। हम लड़ाई लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। इनकी शेल कंपनी मुखौटे चेहरे। राहुल गांधी ब्रेक पे से पैर कब हटाए? जी, राहुल गांधी ब्रेक पे से पैर ब्रेक पे पैर ही नहीं है, सड़क पे पैर है भाई। आपको ब्रेक दिखता नहीं, ब्रेक फेल करा दिया है उन्होंने। नहीं देखिए, हवाई जहाज में पैर, ब्रेक फेल करा दिया है, ब्रेक को खत्म कर दिया। इसलिए मैं लेकिन एक बात बताइए, सुबह जब आप आए, पूजा पाठ करके आते हैं, आप टीका लगा के आते हैं, ये तो मैं जानता हूँ, आप धार्मिक आदमी हैं। मुझे आप हक नहीं है इस लोकतंत्र में करने का। असली धार्मिक आदमी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जब सुबह आते हैं इलेक्शन के काउंटिंग के डे के दिन, क्या बोल के आते हैं भगवान से कि हे ईश्वर शक्ति देना, मैं आज राहुल गांधी को डिफेंड कर पाऊं? मुझे ये नहीं, मैं ये कह के आता हूँ कि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए। हो गई, लेकिन नहीं होती ना, नहीं होती। भगवान आपकी नहीं सुन रहा, मैं बुराई भगवान नहीं सुन रहा, भगवान जीत रहे हैं। देखो, देखिए, लोकतंत्र में वोटर भगवान वो नहीं सुन रहा, ऊपर भगवान वो नहीं सुन रहा। नहीं है सर,
डिस्कनेक्ट बॉस, में चुनाव आयोग और इलेक्शन में डिस्कनेक्ट। ईवीएम। जियो के मोबाइल से रील बनाइए, सुनेगा रील तो मोदी जी ने कहा था कि मोदी रील बना रहा है, उन्हें आयोग चुनाव नहीं दे रहा ना है। समझी और झूठ के बुनियाद पर जीत नहीं मिलती है। ठीक है, समझदारी से मुद्दे सुनो, समझदारी से मुद्दे। आपने तो उनका भी घटा दिया ना भाई, आपने इतनी सीटें लड़ ली, 61 सीटें लड़ ली, और अब 20 सीट भी लेकर नहीं आ रहे हैं। 8 पे आ गए हैं, 8 10 के नीचे आ गए हैं। पे लड़ रहे थे, आखिर जेडीयू ने तो कम पे लड़े हैं। तो इसे अरे मैं इनसे मैंने पूछा कि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक डायलॉग है कि तेरा खून कब खोलेगा फैजल। इनका फैजल का खोल ही नहीं रहा है खून। अपना तो परमानेंट खोला हुआ खून है, परमानेंट खोला हुआ है। कब खोलेगा ये समझ में नहीं आ रहा कि कब ये जनता के साथ। इनको जान दीजिए, इनको दूसरी टीवी पे जाना है। स्मिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो आ जाएंगी। लेकिन एक बार चलते हैं जयराम विप्लव के पास। बीजेपी के जयराम विप्लव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयराम जी, आप लोगों को अंदर से खुशी तो होती होगी कि जितना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी यही नैरेटिव पकड़े हुए हैं, आप लोग ऐसे ही जीतते रहेंगे लग रहा है। देखिए, राहुल गांधी का सुशांत भाई ग्राउंड कनेक्ट कभी ना था, ना कभी दिखाई पड़ रहा है। आज भी देख लीजिए, रिजल्ट के दिन वो कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। तेजस्वी यादव भी अभी तक सामने नहीं आए हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इन्होंने जिस प्रकार से एक फेक नैरेटिव और एक फेक एजेंडा लेकर के गए, जो एकदम से जिस मुद्दे से बिहार का कोई लेना देना नहीं रहा, वोट चोरी का मुद्दा लेकर के चले गए। अरे बिहार की बात करते, बिहार का चुनाव है, बिहार के विकास के विजन को सामने रखते, अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बताते। और हमने जनता को लगातार बताया कि जब ये 10 साल यूपीए का शासन था, केवल 2 लाख करोड़ रुपए बिहार को इन्होंने दिए थे, और आज एनडीए ने पिछले 11 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपए बिहार में निवेश किया। बिहार में हर रिपोर्टर, हर बाहर से जाने वाला व्यक्ति तारीफ कर रहा है कि बिहार में सड़कें कितनी अच्छी हो गई, बिहार में बिजली की कितनी अच्छी स्थिति है, बिहार में अब हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो तमाम मानदंडों पर एक जो विकसित बिहार बनाने के लिए जो बेस तैयार करना था, वो इन 20 वर्षों में वो तो कन्हैया कुमार ने कहा ना कि आप लोग बिहार का पानी चुराने के लिए सब कनेक्टिविटी बनाए हैं। हाँ, वो एक सूल नाम से एक फिल्म आई थी सुशांत भाई, जिसमें एक बच्चा यादव करके एक कैरेक्टर था जो खड़ा होकर के कहता है कि नहीं नहीं, हम बांध नहीं बनने देंगे, क्योंकि बिजली, पानी से जब बिजली निकाल लोगे तो फिर खेतों में क्या पानी काम आएगा, सिंचाई हम कैसे करेंगे। तो ये वही वाली सोच है जो लालू के समय में भी थी और आज भी दिखाई पड़ रही है। ये हार की हताशा में कल कैसे कैसे बयान आया कि रिटर्निंग ऑफिसर को वापस नहीं लौटने देंगे, हम नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। तो ये जो हिंसा और लाठी में तेल पिलावन की मानसिकता थी, वो अगर पीएचडी स्कॉलर रहे जेएनयू के कन्हैया के अंदर भी पहुंच जाए, राहुल गांधी भी उसी दिशा में आगे बढ़ जाए कि उनको जो है पानी, देखिए बोलते बोलते 180 सीटों पर एनडीए की बढ़त हो गई है और महागठबंधन 59 पर है। मतलब 3 गुना सीटें जो हैं वो, आप सोचिए, मैसिव जीत है। ध्यान रखिए, जो उनकी वोटिंग थी 36% पिछली बार, वो लगभग उतनी ही है। इनकी वोटिंग 36% से 49% हुआ है, 13% की वृद्धि हुई है। तो ये तो वन साइडेड इलेक्शन हो गया ना। 13% वोट में वृद्धि ये असाधारण होता है, ये कोई सामान्य सरकार बनाने के बावजूद। एलजेपी भी कांग्रेस से आगे चल रही है, 18 पे है और कांग्रेस 10 के नीचे है। तो आपका थर्ड भी उस कांग्रेस से आगे, आधी सीटें लड़के, तो ऑब्वियस ही बात है, व्हाइट वॉश होना ही होना है। स्मिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए कि ये 180, 59, इसके पीछे आप बड़ी वजह क्या मानती हैं? नहीं, आपने जो सभी साउंड बाइट्स चलाए और जो प्रवक्ता से आप बात कर रहे हैं, तो ये ज्ञान भी नहीं, विज्ञान भी नहीं, गणित भी नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कैसे कैंपेन करेंगे? तो अब वहां जाके आप कह रहे हैं कि पानी से बिजली निकालेंगे, आप जाके वोट चोरी की बात कर रहे हैं। इट जस्ट डिड नॉट रेजोनेट विद द पब्लिक। तो वहां जाकर बेकार की बातें करना और फिर कैंपेन को आधे में छोड़ के जाना। कांग्रेस का अब मुकाबला किसके साथ कर रहे हैं? जनसुराज के साथ। मतलब बैरली कहीं पे आप देखिए, गठबंधन में कांग्रेस जो है वो तेजस्वी को पीछे खींच रही है।
तेजस्वी का जो नंबर थे, उनको 61 सीट्स टिकट दिए थे, उसमें से कितने लेके आई है कांग्रेस? और जो एलजेपी है, जितने उनको टिकट दिए गए थे, कहा जा रहा था कि नीतीश बाबू थोड़े नाराज थे कि इतनी सीटें नहीं देनी चाहिए एलजेपी को। और चिराग का जो है वो ही हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं जीत के ले आऊंगा। एंड इवन आई वॉज डाउटफुल कि इतने नंबर तो आ नहीं सकते हैं। ग्राउंड पे जो रिपोर्टर्स थे कह रहे थे चिराग थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट है, पर अगर आप नंबर देखें, ही वॉज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, सही था। और एनडीए जो स्वीप कह रही थी, ग्राउंड रिपोर्टर्स कह रहे थे हाँ महिला वोट जो है वो उनके पास जा रहा है, युवा जो है वो तेजस्वी के साथ जा रहा है। ये सब गणित, ये सब जो लोग कह रहे थे, यूट्यूब चैनल्स जो कह रही थी, एवरीथिंग हैज प्रूव्ड रॉन्ग। मतलब ये हरियाणा अगर चौंकाने वाले हैं तो ये रिजल्ट्स भी चौंकाने वाले रिजल्ट, बहुत चौंकाने वाले। और 181 सीट। जयराम भाई एक चीज, आ रहा हूं इश्करन आपके पास। जयराम जी एक बात छोटा सा जवाब दीजिए कि राहुल गांधी का जो चुनावी कैंपेन होता है आप लोग स्पॉन्सर करते हैं जी, उसका पैसा आप लोग भरते हैं? जी भरते हैं पैसा भरते हैं अब ये तो कई बार हमारे ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी भाजपा के लिए काम करते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि राहुल गांधी की भाषणों के स्क्रिप्ट भी भाजपा वाले लिख कर देते हैं। तो ये सब बातें, अफवाहों पर आप मत जाइए। राहुल गांधी हमारे विपक्ष में है और बहुत मजबूती के साथ वो भी लड़ते हैं, जब तक और आज वो उनकी विपक्ष में मजबूती आप दिखाई सत्ता पड़ में ही रही है। रहेंगे, ऐसा परिणाम लगता के है। दिन वो कहीं और गुमनाम स्थान पे। एक और सुनिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर। तेजस्वी यादव बहुत क्लोज फाइट में फंस गए हैं। राघोपुर में मात्र 1000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर। तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर की फंसी हुई है। तेज प्रताप तो अपनी सीट पे पीछे है ही, लेकिन तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। माफ कीजिएगा, 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। राघोपुर सीट पर बड़ा उलटफेर हो सकता है क्या, ये सवाल खड़ा हो रहा है। तेजस्वी यादव अभी फिलहाल आगे हैं, लेकिन मार्जिन मात्र 1000 वोट का बताया जा रहा है। राकेश पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जिन्होंने बिहार में लंबे वक्त तक जो है वो रिपोर्टिंग की। राकेश, आपको ये 180 दिख रहा था क्या जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और एंकरिंग कर रहे थे? सुशांत जी देखिए, 180 तो नहीं दिखा था, लेकिन ये जरूर दिखा था दो बातें कि एक तो 2020 में इससे ज्यादा माहौल था तेजस्वी के लिए। तो जब 2020 में अगर वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए और वो स्थिति रही, तो 2025 में तो ये तय था, जो मेरा अपना अनुमान था कि नहीं था। मैंने बक्सर से शुरुआत की थी, बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, मुजफ्फरनगर, माफ करिएगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, बेगूसराय, इतनी जगहों पर मैं गया और इन सभी जगहों पर ये मोमेंटम मैंने महसूस किया कि एक तो ये बात है कि एनडीए के पक्ष में लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर लोग खुश हैं, किसी तरीके की कोई शिकायत किसी को नहीं थी। सभी खुश थे कि हाँ भाई, महिलाएं खुश थे कि ठीक है पैसा आ रहा है, लोग योजनाओं से खुश थे, लोग सड़कों से खुश थे कि फर्राटा भरकर कम से कम हम चले जा रहे हैं, दूसरे शहरों से कनेक्टेड है, पटना जाने में इतना समय नहीं लगता है, बेगूसराय में पहुंच गया, करीब 2 घंटे से भी कम का समय लगा, मैं खुद पहुंचा। लेकिन ये सारी बातें थी और ये सारी बातें ग्राउंड पर काम की है। और एक और फैक्ट है जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की थी, जो महिलाओं का वोट परसेंटेज हुआ। आप देखिए, वोटिंग के दौरान जिन लोगों ने भी अपना एनालिसिस दिया, चाहे चैनलों ने हो या फिर जो कुछ यूट्यूब के लोग पहुंचे हुए थे, सभी ने कहा कि महिलाएं बम्पर वोट डाल रही हैं। 8.8% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। पुरुष अगर परसेंटेज, मुझे एक चीज लगती है राकेश की महिलाएं जो हैं ना, वो नीतीश कुमार को भी बड़ी संख्या में वोट करती हैं, बहुत क्लियर है। नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ी संख्या में वोट करती हैं, बहुत क्लियर। और अगर आप इस कैंपेन में देखेंगे, जो महागठबंधन का कैंपेन था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जो मंच से मां की गाली गई, दूसरी तरफ छठी मैया के अपमान का जो नैरेटिव बीजेपी ने बनाया, नीतीश कुमार की सेहत पे बार बार जो ये लोग कह रहे थे कि अरे वो उस लायक नहीं, उस लायक नहीं, मीम बना रहे थे, वो आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल लगता है। और देखिए, एक छोटा, स्मिता जी से पूछ रहा हूं, जो महिला वोटर्स हैं ना, कई सारे महिला वोटर्स स्पेशली रूरल एरिया में, वो कह रहे थे कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि बुजुर्गों का मजाक उड़ाए। हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, क्या हम उनको घर से बाहर कर देंगे, क्या हम उनका मजाक उड़ाएंगे? तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो महिलाएं हैं, वो बहुत नाराज थे ये मीम कल्चर का, ये रील्स जो बनी थी नीतीश बाबू के खिलाफ। और आपने देखा होगा कि आरजेडी में जो पहले जो बने थे, जो पहले जो मीम्स बने थे, वो 2 हफ्ते पहले बंद हो गए ये बनना, क्योंकि दे रियलाइज
रियलाइज्ड कि ये गलत डिसीजन लिया हमने। और एक और बात कहूंगी कि जो महिला वोटर्स है ना, जो हम लोग कहते हैं कि आपने शराबबंदी की है, अब जो शहर में रहते हैं वो नहीं जानते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, वो नहीं जानते हैं इसका क्या असर पड़ता है। फॉर अ वुमन वोटर जो जाती है, कामकाजी महिला हो या फिर कहीं भी जाती हो, और जो वहां पे जो ठेका होता था उसके आगे चल नहीं सकती थी, रोक के वहां पे जो वहां पे पी के जो मिसबिहेव करते थे वो सब बंद हो गया। इट मैटर्स सो मच कि लड़कियां काम पे मैं तो जा बिहार सकती से हैं। आता हूं, और जी, जब लोग कहते हैं हाँ। कि भाई बिहार में क्या हुआ नहीं हुआ, अगर आप महिलाओं के एंगल से उसको देखेंगे, दो चीजें मैं अगर आपको याद दिलाऊं। लोग कहते हैं सड़क चमचमा रही है, लोग ये भूल जाते हैं कि बिहार में सड़क के किनारे महिलाएं जो हैं वो शाम का इंतजार करती थी कि शाम हो और तब वो शौच जाती थी। जी, गाड़ी आती थी तो बेचारी हड़बड़ा के खड़ी हो जाती थी। आप एक महिला के तौर पे सोचिए बॉस कि आपको शौच जाने के लिए पूरे दिन इंतजार करना पड़े। सुशांत सिर्फ बिहार की महिलाएं नहीं, हम लोग एज रिपोर्टर्स जब जाते, मैं 2005 से वहां पे रिपोर्टिंग कर रही हूं, जब हम महिलाएं भी जाती थी ना रिपोर्टिंग करने, देयर वाज नो प्लेस आप रास्ते में कहीं पे रोक पाते। तो 8 से 10 घंटे में आपने पटना से जाके जहां भी जा रहे हैं आप, वहां रिपोर्टिंग करके वापस आना पड़ता था, क्योंकि बीच में आप कहीं रुक नहीं सकते। आप बाथरूम कहीं पे नहीं होता था, कहीं आप रुक नहीं सकते। ये नक्सल इलाका है, ये बाहुबलियों का इलाका है, वो सब इस बार नहीं था, कहीं नहीं था। दूसरी चीज जो मैं एज अ बिहारी आपको कहूंगा, जो लोग उतना समझ नहीं पाएंगे, जिन्होंने जंगल राज देखा है, वो दौड़ देखा है, वो समझते हैं कि अंधेरा होना शुरू हुआ या नहीं होता था, हाँ। वैसे ही घर में लोग चिंतित होते थे कि मेरी बेटी घर आई कि नहीं। वो अगर आज की डेट में बिहार में महिलाएं 9 बजे 10 बजे 11 बजे भी घूम रही हैं, वो लोग समझ नहीं सकते जिन्होंने वो देखा नहीं। वो लिव्ड एक्सपीरियंस होता हाँ। है, वो लिव्ड एक्सपीरियंस ही आज आप रिजल्ट्स का देख रहे हैं। जिन्होंने वो दौर देखा है उन्होंने वोट दिया है। और एंड ऑल्सो द यूथ, जब राहुल गांधी ने कहा कि अरे आप रील बना रहे हैं, रील जो है नशा है, ये सब एकेडमिक थिंकिंग है। वो जो लड़का बैठा हुआ है बेरोजगार है, वो रील ही तो बना रहा है, और क्या कर रहा है? अगर वो 10 रुपए भी कमा रहा है यूट्यूब मुझे से, लग रहा है कमा तो राहुल गांधी ना वो वाला क्रिकेट खेल रहे हैं जो हम लोग क्लासरूम में खेलते थे, किताब खोलो और उसमें 6-4 आता था, वो वही खेल रहे हैं। बीजेपी रियल क्रिकेट खेल। राहुल गांधी को ना भारत की संस्कृति समझ आ रही है कि आप नीतीश कुमार का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, जो पूरी सोशल मीडिया टीम उड़ाती है, वो बैकफायर करता है। या अगर आप प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देंगे, वो बैकफायर करेगा। पर जो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, 19 से पहले इन्होंने यही चोर वाला नारा लगाया था, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, उसमें करारी हार हुई। बीजेपी इतना बड़ा जीती, बहुत बड़ी खबर आ रही है, सुनिए एक और बहुत बड़ी खबर। शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा पीछे चल रहा था गुनाथपुर पर। ये वो सीट है जहां पर तेजस्वी ने प्रचार किया, ये वो सीट है जहां अखिलेश ने प्रचार किया, जहां पर शाहबुद्दीन के नाम पर वोट पड़ते रहे, वहां शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब। यहां से सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी भी प्रचार करने गए, और ये नीतीश कुमार का पहला ही केस था कि जेडीयू कैंडिडेट के लिए योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार करने गए थे। और देखिए क्या है कि ये रघुनाथपुर से वो जीते हारे, रघुनाथपुर पूरे बिहार में उस जो जंगल राज था उसका एक मुद्दा बीजेपी ने इसको सिंबल बनाया। और इसलिए जब जो योगी आदित्यनाथ जी वहां गए थे और जब उन्होंने अटैक किया था कि हमने बिहार से कैसे माफियाओं, उत्तर प्रदेश से माफियाओं का अंत किया था, ये जेडीयू में भी बहुत बड़ा बदलाव था। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। एक चीज देखिए, 189 सीट के पर एनडीए आगे है, और आप जेडीयू का स्ट्राइक रेट देखिए बॉस, 84 सीट है, 101 में 84। नीरज जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। नीरज जी, ये क्या करके मानेंगे आप लोग? 189 में जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सीधा 45 पिछले बार, इस बार जो है 84। क्या किया है आप लोगों ने? जंगल राज के वारिस हार रहे, सुशासन के नेता माननीय नीतीश कुमार जीत रहे। ये मेन थीम था इस बिहार का। मैं सुन रहा था डिस्कशन आप लोगों का, कितना अपमान नीतीश कुमार जी का किया गया, उनके सेहत के बारे में, उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की गई, और ये सब अर्बन इलाके में था। जो आप ग्रामीण क्षेत्र में, हम लोग भी चुनाव में घूम रहे थे, या चुनाव के पहले भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्रतिकार करते थे कि ऐसा व्यक्ति, और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि काम के बारे में, मैं एक ही चीज की चर्चा करना चाहता हूं, गांव का विकास आज हमको यहां तक पहुंचाया है, विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट। अभी बता रही थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था
कि नेहरू जी को कि घर घर शौचालय बना दीजिएगा तो हम आपकी आलोचना बंद कर देंगे। एक सामाजिक बदलाव जो नीतीश कुमार जी ने किया, उसका गहरा असर अब तक कायम है। हमको राइट ऑफ किया जा रहा था कि 43 एमएलए की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी, कोई नहीं बोलता था कि 2024 में हमने बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन हालात क्या बना दिया, बिहार के अंदर में अपराध के बारे में, बिहार में महिला अपराध के बारे में ऐसा ऐसा नैरेटिव बनाया गया। इस बिहार के अंदर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ह्यूमन इंडेक्स का डेवलपमेंट नहीं। कोई यह नहीं पूछता था तेजस्वी यादव से कि पढ़ाई लिखाई दवाई, याद से आप बोल रहे हैं, पलायन, ये सारा विषय ये लगातार बोलते रहे, केवल असत्य की खेती करते रहे। लेकिन जनता तो जानती थी ना कि भाई जनता के मन में यह था कि नीतीश कुमार जी ने एक ईमानदार कोशिश की है। दूसरा पक्ष मेरा यह है कि भाई कोई भी कंपैरिजन करता है तो नीतीश कुमार जी की जो इंटीग्रिटी है, जो उनका ईमानदारी है, जो उनका परिवारवाद से दूर रहना है, ये, और आप सामने में किसको खड़ा किया आपने? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव कौन है? 4 स्टेट में उन पर केसेस दर्ज हैं, 4 राज्यों के अंदर में भ्रष्टाचार की अकूत संपत्ति है। अब ऐसे लोग सामने में रहेंगे तो लोग तो चूज नीतीश कुमार जी को ही करेंगे। क्या क्या ये लोग बोल रहे थे, इलेक्शन मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, और राहुल जी के बारे में भी पूछ रहे थे। विप्लवी जी अच्छा बता रहे थे। अरे राहुल जी तो बेचारे इतना लज्जित हुए, अपमानित हुए कि बिहार का राजगीर में जू सफारी है, यहाँ नहीं गए घूमने के लिए कि मध्य प्रदेश के जू सफारी में घूमने के लिए चले गए। बिहार में घूम लेते। ये तो राजगीर में शानदार हम लोगों ने बनाया, ग्लास ब्रिज भी वहां देख लेते। आप बताइए ना, इतना, जब राहुल गांधी जी को यह भी नहीं मालूम कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ काम नालंदा में है, 22 देश के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। अरे भैया, आपको इतना भी अगर जानकारी नालंदा की धरती पर नहीं है तो इसका मतलब आपको आउटपुट नहीं मिलता है कहीं से। ठीक है। और तेजस्वी यादव ने किस तरीके का आचरण किया। अच्छा चलिए, ये तो हो गया, लेकिन स्मिता जी एक बात बताइए। दो सवाल है मेरे मन में। एक तो ये कि नीतीश कुमार का अपमान, मोदी जी का अपमान, उनका विकास, सब कुछ तो है, लेकिन आपको याद होगा एक फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम। उसमें एक सीन था कि शाहरुख खान की एंट्री हेलीकॉप्टर से होती है, घर आ रहे हैं वापस वो, और जया जी जो है वो आरती कर रही है कि मेरा बेटा घर आ गया, अब तो सब अच्छा होगा। क्या इस सीन में, अगर आप इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, कि जया जी की जगह आरती करने के लिए नीतीश कुमार और शाहरुख खान की जगह चिराग पासवान थे, ये घर आया है तो जेडीयू को बहुत फायदा हुआ है? हाँ, कहा जा रहा था कि नीतीश जी जो थे वो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि इतनी सीटें क्यों दी जा रही हैं जेएसपी को, क्योंकि नॉट जेएसपी, सॉरी, चिराग पासवान को। पर चिराग पासवान अड़े रहे कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, एंड आई थिंक ही हैज डिलीवर्ड। मतलब कहा जा रहा था कि इतनी नहीं आ सकती। 29 पे लड़ रहे थे, 22 पे आगे चल। या इट इज, एक तो ना हम युवा वोटर्स के बारे में सोच रहे थे। युवा वोटर जो है वो सब कह रहे थे कि युवा वोटर जो है वो तेजस्वी में देख रहा है अपने सपने पूरे होते हुए, या फिर प्रशांत किशोर में भी देख रहा है। ये कोई नहीं सोच रहा था कि चिराग के बारे में भी, वो भी तो युवा है। हाँ, ये कहा जा रहा था कि चिराग तो बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ये सब आंकलन सब गलत साबित हुए। आप देख लीजिए, मीडिया में प्रशांत किशोर छाए रहे और अब देखिए 0 पे अटक गए। तो फर्श पे तो आ ही गए ना, तो अब क्या करने वाले हैं? क्या विल ही लीव? और कुछ लोग जो टीवी चैनल्स पे जा रहे थे वो कह रहे थे कि बिहार का वोटर जो है वो जानता नहीं है कि उसके भविष्य के लिए प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए था। अरे बिहार का वोटर जानता है कि कौन वहां रह के उनकी भलाई के लिए काम करेगा। और नीतीश बाबू जो है, ही इज बीन देयर फॉर 20 years और हम सबको। एक प्रश्न और है इश्करन, जरा ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार इतने स्ट्रांग दिख रहे हैं, अब उनकी जेडीयू इतनी स्ट्रांग दिख रही है, 84 सीट पर है, मान लीजिए इसी के आसपास क्लोज होता है मामला, तो क्या इतने स्ट्रांग नीतीश कुमार और जेडीयू केंद्र की बीजेपी सरकार को सूट करते हैं क्या? मुझे लगता है 20 साल का एक लॉन्ग अलायंस हो चुका है। वो अलायंस एक स्टेडी अलायंस है, और बीजेपी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेडीयू पे डिपेंडेंट है। अगर सिर्फ जेडीयू पे
इंडिपेंडेंट होती तो मे बी आप पॉसिबिलिटीज की बातें कर सकते हैं, पर इतनी बड़ी विक्ट्री सिर्फ जेडीयू की नहीं है, ये गठबंधन की विक्ट्री है। इसमें किसी को भी डाउट नहीं है कि बीजेपी का वहां पे एक अपना आइडेंटिफाइड वोट शेयर है, जिसकी वजह से ही नीतीश कुमार जी का भी रिजल्ट आ रहा है। पर एक बात ध्यान देने की जरूरी है, क्योंकि कम्युनिस्ट्स को पिछली बारी बहुत बढ़ चढ़ के बोला गया था और कहा जा रहा था ये कम्युनिस्ट्स का रिवाइवल हो रहा है, जो मुझे लगता है आज के देश में जब वर्ल्ड इतना आगे बढ़ रहा है, बहुत डेंजरस एक ट्रेंड शुरू हुआ था। मुझे बहुत खुशी है पर्सनल लेवल पे कम्युनिस्ट का भी रिजल्ट देख के, जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कम्युनिस्ट का रिजल्ट क्या है, वो देखना भी जरूरी है। पिछले बार मेरे ख्याल से 20-25 सीट जीती थी, 19 जीती थी, 20 जीती थी, तो वो रिजल्ट देखना जरूरी है। चिराग ने आपको जो जिस क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, खासकर शाहाबाद का क्षेत्र, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जदयू की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसमें चिराग पासवान के कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी भूमिका थी कहने की, तो इसीलिए। लेकिन स्मिता जी कह रही है, देखिए नीतीश जी ने उनका विरोध तो किया उस समय, लेकिन वो जब चुनाव प्रचार कर रहे थे एलजेपी के उम्मीदवारों के लिए भी वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। और तेजस्वी जी को, इनको चिराग पासवान को इतने टिकट का बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी असहजता थी, जेडीयू में भी थी, अब हम और आलम में तो थी ही। लेकिन चुनाव में जाते ना सुशांत जी, तो बीजेपी और जेडीयू में कहीं भी दूरी नजर नहीं आ रही थी। बहुत मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, कभी कभी दिखता था, लेकिन इस बार लग रहा था कि दोनों के कार्यकर्ता, दोनों के नेता एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये मतलब कहीं भी दूरी नहीं थी देना है। जैसे मैं मगध में था तो वहां लगा जैसे कुर्मी वोट उनका कुछ बीजेपी को नहीं जा रहा है, तो मैंने एक जेडीयू के नेता से बात हुई, हमने कहा भाई मैं गया हूं वहां, कुर्मी लोग कह रहे थे यहां हम कांग्रेस को देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तुरंत देखते हैं वहां क्या बीजेपी का, हम क्या बीजेपी का। तुरंत उसने फोन किया। तो इतना अगर आपस में इतना गठबंधन सशक्त हो चुका है कि एक दूसरे का मन मिला हुआ है। और दूसरी ओर आप देखिए कि पूरे चुनाव में क्या महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की एक सार्वजनिक बैठक हुई? क्या सीट के बंटवारे पर कोई बैठक हो पाई? नहीं, तेजस्वी को सीएम फेस करने में अंतर रहा, उसमें राहुल गांधी। एक चीज मैं और बताऊं, इस वक्त कुछ सीटें हैं जहां पे मार्जिन बहुत कम है लीड का, जैसे आरा सीट से बीजेपी के संजय सिंह मात्र 288 वोट से आगे, तो फंसी अरवल से बीजेपी के मनोज कुमार 144 वोट से आगे हैं, बकरी से एलजेपी के संजय कुमार 254 वोट से आगे हैं, बनमनखी से कांग्रेस के देवनारायण रजक 253 वोट से आगे हैं, जहानाबाद से आरजेडी के राहुल कुमार 1200 वोट से आगे हैं, बरौली से आरजेडी के दिलीप सिंह 350 वोट से आगे हैं। लेकिन एक दिक्कत यह है महागठबंधन के लिए कि गैप इतना ज्यादा है ना कि आप इन सीटों को जोड़ भी दें तो 50 से 190 पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैथिली ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मैथिली जी बहुत बहुत नमस्कार, और आपको बधाई अभी दे दूं कि थोड़ी देर बाद लीजिएगा? नमस्ते, थैंक यू, प्रणाम। आपकी जो मर्जी, मैं आपका चैनल देख करके अभी सब माहौल ले रही हूँ। अच्छा ये बताइए, पहला चुनाव था आपका, आपने उम्मीद की थी कि इतने नंबर आ जाएंगे? आप लकी चार्म तो साबित नहीं हुई है इस गठबंधन के लिए? मैं नहीं जानती, मैं बस अलीनगर देख रही हूँ। अलीनगर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने क्षेत्र में अब 5 साल आगे क्या करने वाली हूँ। मेरे दिमाग में बस वही चल रहा है। आप पूरा सिंगर की तरह कि मैं अपना लिरिक्स गा रही हूँ, पीछे बैंड वाले जो बजाए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। कोऑर्डिनेट करना, बिल्कुल, ये जीवन ही मेरा ऐसा बीता है कि हर एक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ना। तो मुझे लग रहा है ये चुनाव मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती ही थी। आपने इतना प्रचार किया, आपके हिसाब से 2-3 फैक्टर जो आपको लगता है इस मैसिव जीत की वजह है, आपको क्या लगता है? 2 फैक्टर तो हमारे सामने में, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दोनों का जो उन्होंने विश्वास जीता है इतने सालों में, महिलाओं का, बुजुर्गों का, फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे जितने हैं, एक तरफा वो पूरे गठबंधन के साथ है, हमारे एनडीए के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने विश्वास जीता है पिछले जितने 20 साल हमारे मुख्यमंत्री जी रहे हैं। तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। मुझे देख के ही लोग, अरे बेटा तू जितले छ, बेटा तू जितले छ, ऐसा बोल के आगे बढ़ते गई। अच्छा, आपकी कोई इच्छा है कि आप भी थोड़ा मंत्री बने? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी तो इच्छा ये भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी चुनाव में मतलब मुझे इच्छा की बात नहीं बोल सकती, मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा मेरे जीवन में। तो मैं तो हर एक चीज भगवान पे छोड़ती हूँ। भगवान मुझे जिस रास्ते पे ले करके चला रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पीछे नहीं हटूंगी, चलते रहूंगी। मैथिली जी, आपको जो लोग पसंद करते हैं आपकी गायकी के लिए, उनको इस शानदार जीत जो मिलती दिख रही है, उनके लिए कुछ 2 लाइन कुछ अपना पसंदीदा गा के थोड़ा समर्पित कीजिए।
मैं मैथिली भाषा में ही सुनाऊंगी। हाँ। अपना किशोरी जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाहे चारू धाम, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाहे सुख आराम, हे मिथिले में रह गई। मैथिली जी ये बताइए, अब तो आप विधायक भी हो गई, सिंगर भी हैं, आपके गाने का मेहनताना बढ़ तो नहीं जाएगा? मेरी जो मेहनत लगती है 3 घंटे के परफॉर्मेंस में, वो सबको पता है। इसको लेके भी मैं बहुत गंदा ट्रोल हो गई थी कि एक न्यूज मैंने देखा था, 5 लाख बोला, 2 लाख में डन नहीं की, तो मेरी तो फीस 5 लाख कभी बोली ही नहीं है, ये तो बहुत कम बता रहे हैं। जो भी है आगे देखेंगे कैसे क्या रहता है। मैं तो अपने मेहनत की कमाई तो जरूर लोग देते हैं और देते रहेंगे। इस पे ट्रोल अगर लोगों ने किया भी तो इस पे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आपकी मेहनत से, देखिए कमाई पैसे वाली तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन ये जो आपकी जनता के प्यार वाली कमाई है वो बिना मेहनत के नहीं मिलती वो समर्पण के अपने नहीं गांव मिलती। अपने गांव के लिए मैं हमेशा तैयार रही हूँ। अपने क्षेत्र के लिए जो अच्छे लोग जो मुझे भाव से बुलाना चाहते हैं, मैं वहां पे फ्री में पहुंच जाती हूँ। तो ये एक अलग चीज है। लेकिन जब ट्रोल, अभी मुझे याद आ रहा है ना 1 महीने पहले मैं किस बात को लेके रोई थी, तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि लोगों ने छोड़ा नहीं कि कैसे मुझे मेंटली टॉर्चर करे, बिठा दे। तो वो मुझे अभी भी लगता है कि मैं कितनी स्ट्रेंथ लेकर के मैं आगे बढ़ी हूँ और आगे इस चीज को कंटिन्यू करके। अपने इलाके में आपका पहला प्रेफरेंस क्या होगा, क्या काम करवाएंगी आप? अपने इलाके में जो सबसे बड़ी समस्या जो ग्रामीण सड़कें हैं, मुझे ये लगा कि महिलाओं की सबसे बड़ी नीड थी, जो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये रोड की ठीक करवा दी है। तो उसका मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, जो कि मेरा पर्सनल मैनिफेस्टो है। सरकार का जो अपनी जो पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है, वो उसको घर घर तक पहुंचाना, जितने भी लाभार्थी होंगे उनको पकड़ना, उनको महसूस कराना कि इसका योजना का मतलब क्या है, इससे आपको क्या फायदा मिल सकता है, तो उन लोगों को लाभार्थी बनाना। तो यही सब चीजें हैं कि मैनिफेस्टो को कैसे जमीन पर उतारा जाए, घर घर तक पहुंचाया जाए। और मेरी जो पर्सनल एक जो निजी एक एस्पिरेशन है कि मुझे यहाँ पे ये ठीक करवाना है, वो ठीक करवाना है, कल्चर सेंटर बनवाना है, तो वो तो मैं करते रहूंगी आगे। जाते जाते एक भोजपुरी में भी गाना सुना के जाइए। जरूर। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, अरे राजा धीराज हुई है हो, ए राजा जी धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली जी, और बहुत बहुत आपको अभी से एडवांस में बधाई लीजिए। आपका हारना तो लगता नहीं कि अब कोई संभावना बनती है और इसीलिए आप इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें। आंसू जो निकले थे अब भूल जाइए, अब पब्लिक ने आपके लिए खुशियां जो हैं उसका भविष्य तय कर दिया है। लेकिन आप तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है कि मैथिली जी की एक चीज मुझे अच्छी लगी कि उनका पूरा फोकस क्लियर है कि मैं अपने इलाके पे फोकस करूंगी, और वहां उनको पता है मैं एक जगह पे जिन लोगों ने, देखिए जिन लोगों ने मान लीजिए विरोध किया है, उनको भी उनके कारण को देखते हुए ही ध्यान रखना चाहिए क्यों किया होगा वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, देखिए इनके टिकट देने का कोई पॉजिटिव असर नहीं था क्षेत्र में, लेकिन अब वो है कि इस बार कोई लोगों के पास चारा नहीं था। पूरी दरभंगा मधुबनी में इसका विरोध था, कार्यकर्ताओं में विरोध था, क्योंकि इनके पिताजी का जो व्यवहार था वो बिल्कुल लोगों को रुष्ट करता था। विद्यापति उत्सव में ही गाने नहीं गए थी। तो ये सब मुझे उम्मीद है कि लोगों ने जिस ढंग से जिताया है, अब इनके पिताजी के भी और सबके व्यवहार में बदलाव आएगा। ठीक है, हमारे मैनेजिंग एडिटर रंजीत कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, बहुत आप भी बिहार घूमे, बहुत आपने शो किया, आपको 191 और 49 ये दिखा था क्या? ये तो बिल्कुल नहीं दिखा था, ये तो एकदम बिल्कुल अप्रत्याशित है सुशांत। और ये तो दिख रहा था कि 160 के आसपास हो सकता है, और हम और अवधेश जी कई शो में साथ थे और हम लोग कई बार इस बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि भाई जिस तरह का जनभावना दिख रही है उसमें 50, 150, 60 कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन 191 हो जाएगा, मतलब ये तो भूतो न भविष्यति टाइप का आंकड़ा है सुशांत। नहीं, और इसमें एक चीज और है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि बीजेपी मतलब एनडीए को जो 2010 में एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली थी, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2005 और 2010 के कंपैरिजन में महिला वोटर
का प्रतिशत जो है वो या वोटों की संख्या जो है वो 10% का जंप था। हाँ, इस बार भी ऑलमोस्ट 12% का जंप है। तो लेकिन पिछली बार से 43 लाख अधिक महिलाओं ने वोट दिया, 43 लाख। हाँ, और मतलब आप अगर देखेंगे तो 2000 से अगर आप कंपेयर करेंगे 2000 और 2005 में अगर देखेंगे तो उस समय महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 5-7%, 10-10% नीचे कम वोट करती थी, और आज की तारीख में वो आंकड़ा बढ़ के 10% ज्यादा हो गया है पुरुषों के मुकाबले। तो और इस बार तो महिलाओं में जिस तरह का क्रेज दिखा, वोटिंग के दौरान भी हमने देखा दोनों चरणों में कि पुरुषों के मुकाबले अगर सुबह में आप देखेंगे तो कमोबेश सारे बूथ पे जितने भी विजुअल आ रहे थे 2 गुनी लंबी कतार दिख रही थी, और ये बता रहा था कि ये इस बार का नतीजा किस तरफ जा सकता है। और कमोबेश उस तरीके क्या कहें कि उससे बहुत ही शानदार और उससे कहीं बेहतर जो नतीजे। देखिए एक तस्वीर दिखाता हूं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था कि राहुल गांधी, उन्होंने तो नाम नहीं लिया था लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ नेता जो है वो पार्टी को डुबाने के लिए पानी में कूद गए थे। तो ये राहुल गांधी की तस्वीर थी कि वो ये तो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को जहां बोलिएगा वहां नाच देंगे वोट के लिए, और खुद पानी में कूद रहे थे। मुकेश सहनी पानी में कूद रहे थे। मुकेश सहनी को बताइए एक सीट नहीं आ रही है। हाँ। राहुल गांधी की पार्टी डबल डिजिट में नहीं जा रही है। पानी में कूदे तो कूदे, पार्टियों को कूदा दिए। बताइए। हाँ, देखिए आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए कि भाई 60 सीटों पे जो चुनाव लड़ रही है पार्टी, वो 7 सीटें भी जीतती हुई नहीं दिख रही है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो अगर एक तरफ आप देखिए कि एनडीए का जो के सारे जो सहयोगी हैं उनका स्ट्राइक रेट देखिए कितना शानदार है। मतलब यहाँ तक कि हम और एलजेपी का भी 80%, 70% स्ट्राइक रेट है सुशांत, और इनका 10-12% भी नहीं है स्ट्राइक रेट। तो कौन डुबा रहा है अब देख सकते। अच्छा नहीं, वो प्रशांत किशोर कहे थे कि 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार की आ गई तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। या तो मन बनाए बैठे थे कि इस चुनाव के बाद लड़ना ही नहीं है, इसलिए ऐसी बात कहे थे। लेकिन मुझे ये बताइए अवनीश अवस्थी जी, एक तो ये नतीजे, दूसरा मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जेंजी आंदोलन कब करेगा कि राहुल गांधी हटो, हमको चाहिए, हमको जगह दो। क्योंकि जितने कैंडिडेट हारे वो सब हारे हैं राहुल गांधी की वजह से। ये कांग्रेस पार्टी नहीं मानती ना। नहीं तो वो नेता तो मानेगा ना। वो हर राज्य, देखिए हरियाणा में जो हारे, सुशांत जी, दिल्ली में जो हारे, जो बिहार में हार रहे हैं, सुशांत जी हर वो स्टेट कब आंदोलन करेंगे कि हटो। सुशांत जी हर स्टेट में आप देखिए, अभी हरियाणा का लेटेस्ट, जिस दिन हाइड्रोजन बम हरियाणा का फूटा उसके एक दिन पहले संपत सिंह ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से। यही हाल कर्नाटक में हुआ था राजन्ना के साथ। अब जहां इस तरीके की बात हुई है वहां का लोकल कांग्रेस लीडर जानता है कि हमारी स्थिति क्या है। वो ऐसा नहीं है कि वस्तुस्थिति से परिचित नहीं है, उसको मालूम है कि वो सड़क पे जाता है, गांव के अंदर घुसता है तो उसकी क्या हालत होती है, इलेक्शन लड़ने तक की हालत में नहीं है। ये है असलियत। लेकिन सुशांत जी बात ये है कि आप इस पूरे इलेक्शन रिजल्ट का एनालिसिस बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से ठीक इलेक्शन से पहले, सर ये तस्वीर देखिए, जेडीयू दफ्तर के बाहर पार्टी जश्न शुरू हो गया है, पटाखे फूट रहे हैं और वहां पर जेडीयू का झंडा लहरा रहा है, कार्यकर्ता बहुत खुश है। जरा एक रिपोर्ट देखिए, वहां से सेलिब्रेशन शुरू हो गया है बिहार में। तो हम इस वक्त जेडीयू ऑफिस में हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अब आतिशबाजी शुरू हो गई है और धीरे धीरे ये आतिशबाजी जो है, और देखिए आगे की तरफ ये आतिशबाजी जो है शुरू हो गई है। जेडीयू मुख्यालय में बिहार में आतिशबाजी शुरू हो गई और ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं अब एक एक करके यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और देखिए ये कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर यही कहना है कि जेडीयू जिंदाबाद और नीतीश कुमार के नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर अब ये आतिशबाजी शुरू हो गई। देखिए ये आतिशबाजी करते हुए नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, और ये देखिए एक एक करके यहाँ पर अब आतिशबाजी शुरू हो गई है जेडीयू मुख्यालय में। ये यहाँ पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं की खुशी है, जो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंडेट मिला है एनडीए को। और खासकर यदि बात करें जेडीयू की तो पिछली बार से ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट रहा है जेडीयू का। उसके बाद में इन कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है वो जोश देखने के लिए बनता है। और देखिए यहाँ पर लगातार एक एक करके यहाँ पर बमबाजी की जा रही है, आतिशबाजियां की जा रही हैं, खुशी और जश्न मनाना अब यहाँ पर शुरू हो गया। तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं क्या कहेंगे, ये इतनी बड़ी जीत किस बात की जीत है? ये जीत माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों का जीत है, जनता पर जताए गए विश्वास का जीत है।
महिलाओं के लिए जो किया गया काम है उस पर जीत है जनता। तो आप देखिए अभी जो नए अपडेट आ रहे हैं उसके हिसाब से चैनपुर से जेडीयू 199 वोटों से आगे है और आरजेडी यहां दूसरे नंबर पे है, और चकाई से 517 वोटों से आरजेडी आगे है, और छपरा में बीजेपी 974 वोटों से आगे है। ये अभी का नया अपडेट है। और इसके हिसाब से बेलागंज से जेडीयू, बेतिया से कांग्रेस और बेगूसराय से कांग्रेस आगे है, और बरौली से आरजेडी आगे है। इस तरीके से अभी हालांकि जो आप देख रहे हैं आंकड़े, जिस तरीके से आंकड़े खुलने शुरू हुए उसके बाद दिखने लगा था थोड़ी देर बाद ही कि जो जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है उसी तरफ जो है वो कंसोलिडेट होगा, और वही होता हुआ दिख रहा है। और आरजेडी जिसकी की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये करीब करीब 70-75 सीटें जीत सकती है, वो देखते देखते अब ऐसा लग रहा है कि वो 40 के आसपास भी सिमट जाएगी। तो ये जो हम आपको अभी आंकड़े दिखा रहे हैं, ये अब इसके पलटने का कोई चांस नहीं है। और सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, और अगर ऐसा हो गया, अगर ये नतीजों में तब्दील हो गया अगर ये ट्रेंड, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अवधेश जी देखिए, इस परिणाम को तो आपको 2010 का देखना पड़ेगा, जब सतीश सिंह यादव ने वहां राबड़ी देवी जी को पराजित कर दिया था। और ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। राघोपुर के बारे में कल किसी ने मुझे पूछा, मैंने कहा नहीं, राघोपुर को लेकर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन ये बात सही है। देखिए, ये चुनाव परिणाम कि अगर 49% वोट है, इधर 36% वोट है, 13% का अंतर है, तो ये तो एक प्रकार से एक पक्षीय मत विजय हो गई है, एक पक्षीय विजय हो गई है। क्योंकि उनका लैंडस्लाइड तो है, लेकिन इसको मैं एक पक्षीय इसलिए कह रहा हूं कि वो 36% पिछली बार के अनुसार ही उनका वोट है, बल्कि थोड़ा घट रहा है। इनका वोट 36% से 49% जा रहा है। तो 49% मैं चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहा हूं, 49% का मतलब यह है कि इसको मान के चलिए कि बिहार को जो लोग मान रहे थे कि केवल कास्ट की गणना से मतदान होता हुआ है, बिहार के लोगों ने जाति से ऊपर उठकर मतदान करके और इस धारणा को तोड़ा है। ये पहले ये निरंतरता का परिणाम है, ये विकास का परिणाम है, सुरक्षा का परिणाम है। बहुत सारी सीटें हालांकि ऐसी भी है जो जहां पर लेकिन ये 25-26 सीट है, हमें देख रहे हैं चुनाव आयोग। तो वो 1000 से कम है, वहां कुछ भी हो सकता है। और ऐसे सीटों की बहुत सारी जैसे चकाई से 217 वोटों से आगे है आरजेडी की, अमनौर से बीजेपी के कृष्ण कुमार 587 वोटों से आगे हैं, बहादुरपुर में जेडीयू के मदन सहनी 960, छपरा में 974 वोट से छोटी कुमारी बीजेपी की आगे हैं, दरौंदा से इसी तरीके से अमरनाथ यादव हैं 900 वोटों से, और डुमरांव से 736 वोटों से अजीत कुमार सिंह सीपीआईएम के। तो और ये देखिए, और जो बड़ी खबर यह है कि 1200 वोट से, जो अभी हमने आपको बताया भी कि तेजस्वी 1200 वोट से पीछे हैं, और हालांकि अभी बहुत सारे राउंड की गिनती बाकी होगी, बावजूद इसके 1200 वोटों से पिछड़ जाना तेजस्वी का ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। अब निजेश जी। रंजीत जी, एक बात बताऊं कि इस पूरे इलेक्शन को इस रूप में देखना चाहिए कि लगातार ये कहा जाता रहा एक एनडीए की तरफ से जंगल राज की, और विश्लेषण में कहा जाता है वो पुरानी पीढ़ी थी, उनकी याद है। ये आज तक जलियांवाला बाग की याद है लोगों को, आज तक विभाजन की विभीषिका की याद है आज को। 20 साल 25 साल पहले के जंगल राज को कोई भूल जाएगा क्या? एक बात। दूसरी बात, उसके साथ साथ जिस तरीके के वहां पर आरजेडी की तरफ से गाने चलाए गए, गीत चलाए गए, कट्टे और दुनाली वाले, आप समझते हैं कि उन्होंने वापस जंगल राज की याद दिला दी? जो भूल भी गए थे उन्होंने फिर याद दिला दी। आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ 10,000 इलेक्शन है, ये 10,000 इलेक्शन नहीं है, ये महिलाओं की अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा का मसला है, और परिवार की सुरक्षा पर वोट पड़ाई। जो मैं इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप देखिए कि आरजेडी ने बार बार, तेजस्वी ने कहा कि हम 3 करोड़ नौकरियां देंगे, और मुझे लगता है कि जब मैं वहां घूम रहा था तो लोग कह रहे थे कि भाई ये 3 करोड़ नौकरी देने की बात ये अपने आप में बहुत ही इसी में बोलना चाहता हूं। 3 करोड़ तो टेबल और कुर्सी नहीं होंगी वहां पर लगाने के लिए जगह। आप एक बात बताइए कि कोई भी सरकारी नौकरी, उसका एक प्रक्रिया होती है, उसके पहले पद सृजित किए जाते हैं, बाकायदा कैबिनेट में अप्रूव होता है, वो कहते हैं 24 घंटे के अंदर दे दूंगा मैं। कहां बैठाएंगे? सड़क पर नहीं बैठा सकते, इतने तो नोटरी वाले नहीं बैठते सड़क पर, उनके लिए जगह नहीं होती। और ये जरा देखिए, जरा साकेत जहां है अभी पटना में, देखिए किस तरीके की तस्वीरें वहां से आ रही है, और देखिए कि वहां बीजेपी के कार्यकर्ता वहां एक तरीके से विजय जुलूस उन्होंने निकालना शुरू कर दिया है।